हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल और कैसे हैं आप लोग? आशा है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी अध्याय 3 जिसका नाम है जल संसाधन। इसके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे हम लोग? दीर्घ उत्तरीय। तो हम लोग इससे पहले जल संसाधन के बारे में पढ़े थे। जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है और जल को राष्ट्रीय संसाधन के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि इससे न सबसे ज़्यादा क्या है कि हमें बहुत सारी आय की प्राप्ति भी होती है। देश के आंतरिक और बाह्य परिवहन में भी यह मदद करती है, फसल के उत्पादन में मदद करती है और शरीर में हमारे जो भोजन का पचना है, परिवहन है, अन्य कार्यों में भी जल मारने का भी महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में मानी जाती है। पृथ्वी पर जल का प्रतिशत अगर देखते हैं तो मूल रूप से 71% भाग में जल है और 29% भाग में मृदा है। साथ हमने पढ़ा था कि भारत में जल के जो प्रमुख स्रोत हैं वो वर्षा है, नदियां हैं, भौमजल हैं और अन्य प्रकार के छोटे छोटे झील, तालाब इत्यादि हैं। ग्लेशियर भी जल का हमारा एक प्रमुख स्रोत है। तो इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा हमारी हुई थी चैप्टर में। अगर आप चैप्टर देखे हैं, ठीक, चैप्टर वाली वीडियो अगर नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, तब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखिए। चलिए आप देख लिए हैं तो चलते हैं लोग दीर्घ उत्तरीय। थोड़ा सा मन पहले हम लोग मोटिवेशन देख लेते हैं, तब आगे हम लोग चलेंगे। देखिए कहते हैं, मंजिलें कदम चूमेगी रास्ता खुद बन जाएगी। मंजिलें कदम चूमेगी रास्ता खुद बन जाएगा, हौसला कर तू बुलंद तो आसमां खुद झुक जाएगा। देखिए, अगर आपकी हौसला अगर मजबूत हो तो जो आसमां है वो खुद झुक जाता है। आसमां का मतलब जो आपकी मंजिल है ना, वो खुद ब खुद नजदीक नजर आएगी। ठीक, चलिए तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है सुनिएगा। बड़े बड़े बांधों और तटबंधों की आवश्यकताओं पर जोर देते हुए उनकी उपयोगिता का वर्णन करें। मतलब ऐसे हमसे कहा जा रहा है मूल से कि बांध की आवश्यकता क्यों? हमारे देश में जो इतनी बांध बनाई जाती है या विश्व के अन्य देशों में जो इतनी बांधे हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि कुल देश की बात अगर करें तो पूरे देश में 45,000 यानी पूरे वर्ल्ड में 45,000 बांधे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बांध अमेरिका में पाई जाती है। नहीं, उसके बाद यूरोप में, फिर भारत में भी अच्छी बांधे हैं। और भारत के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नहीं, तो आखिर ये बांध की आवश्यकता क्यों है? हम लोग पढ़े थे क्या होता है कि नदी तक में जैसे ही ज़्यादा जल आना शुरू हो जाती है तो वह अपने आसपास के इलाकों में फैला देती है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इससे फसल और धन जन की अपार क्षति होती है। अब इस स्थिति से बचने के लिए हमें बड़े बड़े तटबंध या बांध की आवश्यकता। बांध बन जाने से जैसे ही जल आती है उस नदी स्रोत के अंदर में जमा रह जाती है। जब ज़्यादा होती है, नदी तटबंध से बाहर निकल जाती है, तब बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन जब कम मात्रा में रहती है तो उस तटबंध के अंदर रह जाती है तो ज़्यादा बर्बादी नहीं होती। अगर बांध नहीं रहती है तो कम मात्रा में भी जल आती है, वो बाहर आ जाती है, वहाँ पर बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। इसीलिए यानी बाढ़ के नियंत्रण के लिए बड़े बड़े तटबंध या बांध की आवश्यकता। दूसरा नंबर, हमारे यहाँ जो हम लोग ऊर्जा का साधन उपयोग कर रहे हैं, ये अनवीकरणीय संसाधन से तैयार किए जाते हैं, चाहे वो पेट्रोलियम से हो या कोयला से हो। और हम जानते हैं कि यह एक समय में समाप्त हो जाएगी। तो हम लोग ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की खोज में लगे हुए हैं कि भाई ऐसे संसाधन का हम उपयोग करें जो आने वाले समय में समाप्त न हो, अधिक समय तक चले। इसलिए हमने सोचा कि चलो भाई पानी से बिजली तैयार किया जाए। और पानी से बिजली तैयार करने के लिए हमने क्या किया, बड़े बड़े बांध या तटबंध बनाना शुरू किया, जिससे कि बिजली तैयार किया जा सके। अर्थात बिजली तैयार करने के लिए बड़े बड़े बांध
या तटबंध की आवश्यकता। नंबर तीसरा, भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि कार्य करने के लिए खास करके हमें अधिक जल की आवश्यकता होती है। भारत मानसूनी प्रदेश है, तो जो मानसूनी महीने हैं, खास करके जुलाई से लेकर के सितंबर तक, अक्टूबर तक के महीने, उनमें तो बारिश अच्छी हो जाती है, तो कृषि हो जाती है। लेकिन कुछ जो गर्म मौसम है, खास करके मार्च से लेकर के जून जुलाई तक, इनमें बरसात नहीं होती है हमारे देश में, और ऐसी स्थिति में सिंचाई के लिए हमें जल पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर बांध रहेंगे उसमें जल जमाव रहेगी, तो उससे नहर निकाल कर खेतों की सिंचाई की जा सकती है। अर्थात फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई के लिए बड़े बड़े तटबंध की आवश्यकता। कुछ समझ में आई बात है? तो हमने देखा बड़े बड़े बांध की आवश्यकता किसके लिए, तो 3 कार्य। पहला नंबर 1, बाढ़ के नियंत्रण के लिए। दूसरा, बिजली के उत्पादन के लिए। तीसरा, कृषि कार्य के सिंचाई के लिए हमें बांध की आवश्यकता है। एनी डाउट्स? उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। सुन के समझ के लिख लीजिए, ठीक? आगे, भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन का योगदान। अच्छा, इस जल से भारत को क्या फायदे हो रहे हैं? जल संसाधन हमारे देश, इससे हमारे देश को क्या फायदा हो रहा है? देखिए, किसी भी देश के आर्थिक विकास में न जल का बहुत बड़ा योगदान होता है। सबसे पहले हमारे देश की अगर बात करें तो सीधे सीधे जल से ही ले लेते हैं। बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां हैं जिससे आंतरिक परिवहन की सुविधाएं बनाई जाती है। इससे भी जो बड़े बड़े शहर हैं, इन नदियों के किनारे बसी हैं, और इन शहर से यातायात करने के लिए हम लोग नदियों का उपयोग करते हैं। इससे आर्थिक बचत होती है, क्योंकि भारी सामान को ढोने में जो सड़कें हैं उनमें ज़्यादा खर्च होती है, और जल द्वारा यातायात करने पर कम खर्च आता है। एक आर्थिक सहायता समझ में बता। जैसे मान लीजिए कलकत्ता से अगर हमें कोई सामान को अगर पटना लाना हो, तो गंगा नदी की सहायता से, नहीं उत्तर प्रदेश हमको लखनऊ ले जाना हो तो हम यहीं गंगा नदी से ले जाएंगे। इससे क्या होगा कि यातायात ढुलाई में कम खर्च लगेंगे। नंबर 1 सुविधा होगी। चलिए दूसरी, बड़े बड़े देशों से अगर हम व्यापार करते हैं तो व्यापार करने के लिए सामान को ढोने के लिए जल परिवहन का ही उपयोग किया जाता है। तो जल परिवहन होने से यातायात सस्ती हो जाती है। या यहाँ से ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं पूछता है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन है, तो याद रखिएगा जल संसाधन, ठीक है ना। चलिए, तो एक फायदा तो ये हुआ कि परिवहन में सुविधा, कोई दिक्कत किसी को। दूसरा, देश के आर्थिक क्षेत्र में मदद करता है, क्योंकि तो जब कृषि हम लोग करते हैं तो इससे सिंचाई कर देते हैं, और सिंचाई करने से हमारे देश को क्या मिलती है, अधिक से अधिक उत्पादन होती है। तो इससे भी हमारे देश को फायदा मिलता है। 2 फायदे। चलिए, एक आय हुआ कहाँ से, यातायात में सुविधा किया, और दूसरा कृषि। तीसरा है बिजली। हमारे देश में अगर जल परिवहन अच्छी है, यानी सॉरी जल अच्छी है, नदियाँ अच्छी है, तो यहाँ से बिजली तैयार किया जा सकता है। जो ताप विद्युत होता है ना, वो बहुत महंगा होता है। कोयले की बिजली तैयार करते हैं वो महंगी होती है, जबकि जल विद्युत तैयार करते हैं वो सस्ती होती है। तो 2 फायदे। तीसरा फायदा हो गया, जल विद्युत तैयार करने पर हमें सस्ती मिलती है, प्रदूषण भी नहीं होता है। इसके अलावा, क्योंकि प्रदूषण वाला नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ कह रहा है आर्थिक माने पैसा वाला, आमदनी वाला चीज, कोयला में ज़्यादा और जल विद्युत में आगे चलते हैं। अगर नदियाँ हमारे देशों में अधिक हैं तो यहाँ के जो बहुत सारे मतलब मछुआरे हैं, इन नदियों से अधिक मछली पकड़ करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो इससे भी देश को क्या होती है, अधिक से अधिक लाभ। अर्थात देश के आर्थिक विकास में जल हमारी क्या कर रही है, मदद कर रही है। कौन कौन हो गया आपका, पहला हो गया परिवहन करने में, वहाँ से आर्थिक लाभ। दूसरा है कृषि करने में, वहाँ से। तीसरा हो गया विद्युत तैयार करने में। चौथा हो गया कि मछुआरे लोग उसे मतलब अपना मछली पकड़ के जीविकोपार्जन, उसे क्या उनका जीवन तो चल रहा है ना, उतना देश के लोगों की तो आमदनी आ रही है ना। ये किसके कारण आ रही है, ठीक है ना। जल हमारे देश में अगर रहेगा तो जल से इस सबके फायदे हो सकते हैं, अर्थात देश की आर्थिक मदद मिलती है। आशा समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए हैं, चलते हैं 3 नंबर की तरफ। देखिए बाजी, क्वेश्चन 3 क्या कहता है, भारत की 4 नदी घाटी यानी 4 प्रमुख, भारत की 4, गलती हो गया यहाँ पर डबल लिखा गया है, नहीं 4 प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं का वर्णन करिए। यानी हमारे देश में कई नदी घाटी परियोजना है, उनमें से किसी 4 का वर्णन करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि भारत में अनेक नदी घाटी परियोजना है, जिनमें सबसे प्रमुख नदी घाटी परियोजना है उनका नाम है भाखरा नंगल परियोजना। जो सबसे बड़ी है क्या है? भाखरा नंगल परियोजना। यह मूल रूप से सतलज नदी पर बनी है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है उनमें जो नदियां हैं, सतलुज नदी उसी पर बनाई गई है। यह बांध दुनिया की सबसे ऊंची बांधों में एक है, जिनकी कुल लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितना है, 225 या 26 मीटर, 26 है, 226 मीटर ऊंचा है। हो गया। यह लगभग 1275 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है और लगभग 60 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। इससे कई राज्यों को फायदा होती है, जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इत्यादि हैं, जिन्हें बिजली देती है। हो गया क्लियर? तब पहला लिख देंगे हम लोग भाखरा नंगल परियोजना, नंबर 1। नंबर दूसरा में आता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा था परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा पर दामोदर नदी पर बनाई गई है। जब दामोदर नदी में अधिक बाढ़ आती थी तो इससे नियंत्रण के लिए इस पर बांध बनाई गई, और इसी बांध से हम लोग बिजली तैयार करते हैं। इससे ज़्यादा बिजली तैयार नहीं करते हैं, लेकिन जितनी बिजली तैयार होती है इससे 2 राज्यों को मिलती है, एक उड़ीसा और दूसरे पश्चिम बंगाल को। वहाँ बर्नपुर में है, राउरकेला में है, जो क्या कहते हैं स्टील प्लांट है, इस स्टील प्लांट को भी बिजली यही देती है। ठीक है, साथ साथ सिंचाई में भी सुविधा देती है। आगे अगला था हमारा हीराकुंड परियोजना। उड़ीसा के महानदी पर बनाई गई यह परियोजना लगभग कितना बिजली तैयार करती है? तो इसकी ये उड़ीसा पर जो योजना है हीराकुंड परियोजना, ये भारत की सबसे लंबी बांध है। ये बांध जो है वह क्या है? लंबी है, 4801 मीटर लंबा और 21 किलोमीटर तक इसके दोनों ओर भित्ति बनाई गई। यानी कहने का अर्थ है कि यह भारत की सबसे लंबी बांधों में एक है। यहाँ से लगभग 270 मेगावाट बिजली तैयार की जाती है और 1,54,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। हो गया। और एगो अपना बिहार वाला लिख दीजिएगा, या कहीं और वाला भी लिख सकते हैं। तो जैसे हम तुंगभद्रा लिख दिए हैं तो आप लिख देंगे कोशी परियोजना। नहीं, जैसे बिहार की कोशी नदी नेपाल के हनुमान नगर में बराज बनाया गया, जहां से बिजली तैयार की जाती है मात्र 20 मेगावाट। नहीं, इससे नेपाल और बिहार को मिलती है। कोई दिक्कत? तो 4 परियोजना लिखनी थी। कौन कौन? तो भाखरा नंगल, दामोदर, हीराकुंड और कोशी। ठीक है ना? और भी लिख सकते हैं, जैसे सोन है, रिहंद परियोजना है, चंबल परियोजना है ना, कई परियोजना है, उसमें कोई आप 4 को लिख सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गई? अगला है 4 नंबर। देखिए, शुष्क प्रदेशों में वर्षा का जल भंडारण किस प्रकार किया जा सकता है या किस प्रकार उपयोगी है? देखिए, शुष्क प्रदेश का मतलब होता है कि जहां बारिश लगभग नहीं के बराबर होती है या कम होती है। हो गया शुष्क प्रदेश। अब कहता है कि यहाँ पर बारिश के जो जल हैं वो कैसे इकट्ठा किए जाते हैं? तो लिखेंगे शुष्क प्रदेशों में जल संकट की स्थिति होती है, जल का बड़ा अभाव होता है। तो जल संकट से बचने के लिए वहाँ की जो घर की छतें होती है उनके सबको एक जगह गिराया जाता है और पाइप के माध्यम से जल को ना वहाँ टैंक में जमा किया जाता है, जिसे कहते हैं हौज खास। क्या कहते हैं हम लोग? हौज खास, या टंकी सोखता भी कह सकते हैं, जहाँ पर हम लोग पानी को क्या करते हैं, वर्षा जल को इकट्ठा करते हैं। और अधिकांश जलों का उपयोग वो लोग वर्षा जल से ही कर लेते हैं अधिकांश काम को। ठीक है, चलिए। इसके अलावे वहाँ बड़ी बड़ी तालाबें बनाई गई है, बांध बनाए गए हैं, जिसमें वर्षा जल को इकट्ठा किया जाता है। वो लोग वर्षा जल का बर्बादी नहीं करते हैं और जल का उपयोग भी बहुत कम मात्रा में करते हैं। इस तरह से जल संकट से बचने के लिए ये जल का क्या करते हैं? भंडारण करते हैं।
कोई दिक्कत? जल संकट से बचने के लिए, क्योंकि वहां वर्षा होती नहीं है, वर्षा होती भी है तो कम होती है, आप धरातल में भी जल बहुत कम है, तो इसलिए वो लोग जल का उपयोग किस में करते हैं? वर्षा जल के भंडारण में करते हैं। वर्षा जैसे हुआ उस सब जल को क्या कर लेते हैं? भंडारित कर लेते हैं, बहने ही नहीं देते अन्यत्र उसको, ठीक है। और वो अगर आसपास में अगर बह रहा है खेतों से, तो वो सब कहाँ जाती है? किसी तालाब में, किसी नदियां में वो जमा हो जाती है। और नदी में भी तटबंध बना रखे हैं, तालाब में भी अच्छी व्यवस्था है, जहाँ पर वो सब जल क्या हो जाती है? जमा हो जाती है, जिसके कारण वहाँ भौम जल भी पूरा रहता है, और साथ साथ उस जल का उपयोग बाद में करते रहते हैं। इस तरह से शुष्क प्रदेशों में जल का भंडारण किया जाता है। कोई दिक्कत? कितने क्वेश्चन है? तो चलिए आज इतने ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है? अरे तेरा का हो जाता है।